रामायण बनाना था तो इन्होंने वाल्मीकि को बुलाया, जब महाभारत बनाना था तो वेद व्यास को बुलाया, जब संविधान बनाया था तो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को बुलाया। 26 नवंबर संविधान दिन। सभापति महोदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, पहले तो उनका नाम जहां से शुरू होता है, ये उनके पिता और माता के 14वें रत्न थे। ये 14वीं संतति थी। भीमाबाई उनकी मां का नाम था। उन्होंने बताया था आपके एक सुपुत्र जन्म लेगा और देश की उन्नति का काम करेगा, तभी उन्होंने नाम लिखा भीमराव। उनका शुरू जो नाम है वह है भीमराव रामजी सकपाल। अब जब हम पिछड़े जाति की बात करते हैं तो बाबा साहब का जीवन का थोड़ा सा स्पर्श मैं करूंगा। सौदी में वो बहुत विदारक था। मानवता का इतना बड़ा अपमान उस जमाने में लोगों ने किया, हमारे पुरखों ने किया। हमें स्वीकार करना है कि है हम लोगों ने उनके ऊपर जुल्म किए थे। इंसानियत के नाते उनको जीने भी नहीं दिया हमने। बैलगाड़ी से उतारा था, स्कूल में एक कोने में बिठाते थे, चर्चा में भाग नहीं लेने देते थे, सवाल नहीं पूछने देते थे। लेकिन एक संस्कार उनके मन पर था, पढ़ने का, सीखने का, और वो था महात्मा फुले जी ने एक कवन लिखा था। उन्होंने लिखा था, शिक्षा के बिना मति गई, मति के बिना जीवन की गति गई, गति के बिना वित्त गया, वित्त के बिना शूद्र पिछड़ा रहा। इतना सारा नुकसान शिक्षा के बिना उसका हुआ। और इसलिए उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता रखी दिमाग में। गरीब थे, वो डिफेंस में थे, विठल जी की भक्ति करते थे, कबीर के दोहे गाते थे, उनके पिताजी संस्कार थे, डिसिप्लिन थे एकदम। लेकिन बाबा साहब की अवमानितता उनकी बचपन से ही उनके मन में थी। उसी का प्रतिबिंब उनके सारी एक संविधान में आया है। कहूं तो बहुत सारे उदाहरण स्टोरी, अब समय कम इसलिए बताता हूं। सभापति महोदय जब ये 10वीं कक्षा, उस वक्त की मैट्रिक 11वीं कक्षा पास हुए तो दलित समाज के वो पहले सुपुत्र थे जिन्होंने मैट्रिक पास किया था। और मैट्रिक पास करने के बाद कॉलेज में जाना था। हम दलित भाइयों को भी बताते हैं, आजकल में जो आरक्षण वगैरह सब चर्चा चलती है तब बुरा लगता है। तो ये मत सोचो कि सवर्ण भी उनके साथ में थे, कुछ ऊंची जाति के लोग भी साथ में थे। कितने लोगों को मालूम है कि बाबा साहब अंबेडकर का नाम, अंबेडकर जो है सरनेम दिया गया, ये अंबेडकर उनके गुरुजी रहा करे, उनको स्कूल में पढ़ाने वाले थे, वो बम्बन थे। खाना नहीं मिलता था तो टीचर अंबेडकर जी अपने घर से खाना लाके बाबा साहब को खिलाते थे। और वो अंबेडकर नाम उन्होंने दे दिया, समाज में तुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, मेरा नाम ले ले। और उसका नाम अंबेडकर उस वक्त हुआ। स्कूल में उनका नाम सकपाल था, वो नाम चेंज करके अंबेडकर हो गया। बाबा साहब आगे बढ़ने लगे, पढ़ना था तो छत्रपति शाहू महाराज उनके साथ में खड़े थे। उन्होंने उनकी शिक्षा के लिए पैसा देने की बात की, सहयोग किया। नरेश, बड़ौदा के नरेश गायकवाड़ महाराज उनके साथ में खड़े थे। तब जाके परदेश में जाके पढ़ाई की। अब जाके अभी तो इन्होंने बताया साइंस के थे भी, आर्ट्स के भी थे, लॉ भी किया, बैरिस्टरी की। इस सारा करने के बाद देश इस तरफ हम स्वतंत्रता की तरफ जा रहे थे। वो अंग्रेजों की सरकार में काम करते थे, उन्हें मंत्री बनाया था। 4 डिपार्टमेंट उनके पास दिए थे अंग्रेजों की सरकार ने। उनको लगा कि स्वाधीनता की लड़ाई में तो बाबा साहब नहीं आए, अब इस लड़ाई में नहीं आए तो इनको कुछ नहीं करने का। लेकिन उसी वक्त जब संविधान सभा का निर्माण करने की कोशिश हुई, बंगाल से जाकर सुनकर आए। पूर्व हिंदुस्तान टूटा नहीं था उस वक्त, लेकिन हिंदुस्तान बनने के समय में विभाजन हुआ। बंगाल का उनका जो चुनाव क्षेत्र था वो गया पाकिस्तान में। फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने, हमारे खेर थे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, उनको कहा और जाकर कहने क्या कि इनको जयकर की जगह पर चुनकर लाया गया। अंबेडकर जी फिर संविधान में आए। उसके पहले वो जाके लंदन में मिले, एटली से मिले, ओवेल से मिले, कहा कि जब तक हमारे समाज में उसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो ये संविधान नहीं बनेगा। तब जाकर
मिलने के बाद सुनकर आए, उनको नहीं मालूम था कि उनको अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन उस वक्त महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को बताया कि नहीं, ये अच्छा होगा, इनको अध्यक्ष बनाया जाए तो। और उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी को इस संविधान का अध्यक्ष बनाया। उनका ध्येय अलग था, ध्येय एक ही था कि शूद्रों को जिस ढंग से हमने मानवता से हीन दृष्टि से उनको आज तक ट्रीटमेंट दी है, बर्ताव किया है, उनको उभर कर लाना है। तब जाकर वो जब पढ़ रहे थे प्रदेश में जाकर, तो उन्होंने उस वक्त देखा कि वहां महिलाओं को अधिकार मिले हैं, मतदान के अधिकार मिले हैं, कारोबार में अधिकार मिल रहा है, शिक्षा का अधिकार मिल रहा है, क्यों ना हमारे पास हो। महात्मा फुले जी ने और सावित्रीबाई फुले जी ने शुरू तो किया था, लेकिन ये सब करने के बाद में वो आगे चलकर शिक्षा तो पाई थी, संविधान बनाना था, समय कम था, अंग्रेज सरकार जाने की तैयारी में थे, क्या करे, कौन बनाएगा। तब जाकर महात्मा गांधी जी ने कहा कि इनको चेयरमैन बन गए। अब चेयरमैन बनने के बाद में संविधान बनाना कोई आसान बात नहीं थी। अंग्रेजों के तो मन में था ये क्या बनाएंगे, इनको क्या आता है। अभी तो कुछ बता रहे थे, हमारे मुल्क है मुसलमानों का, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगेगा हमें। हम तो अब्दुल हमीद के कब्र पर जाकर मस्तक टेक झुका कर आ सकते हैं, अफजल खान के नहीं। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ो, और वही बाबा साहब आंबेडकर जी ने क्या कहा था वो भी पढ़ो। आज अच्छा दिन है, इसके लिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता, सभी लोग अच्छे बोल रहे हैं तो क्यों बुराई की बात करो। थॉट्स ऑन पाकिस्तान में बाबा साहब ने इस बारे में, क्योंकि मुस्लिम लीग उस वक्त वो संविधान में नहीं आना चाहा, संविधान सभा में मुस्लिम लीग नहीं आए और रियासतें नहीं आई, 540 लोग, कैसे होगा फिर। वल्लभ भाई पटेल जी ने आगे चलकर किया, लेकिन उस वक्त नहीं हो रहा था, तो मुस्लिम लीग नहीं आ रही थी। तो मुस्लिम लीग के बारे में और पाकिस्तान के निर्माण के बारे में, देश का जब विभाजन हुआ तो जिस ढंग से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, वहां के जो शूद्र लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, पिछड़े लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, तो बाबा साहब बहुत चिंतित थे। और उन्होंने जो कुछ कहा है वो अगर मैं कहूं तो बहुत लोगों को मतलब मिर्ची लगेगी, छोड़ देता हूं उस बात को। लेकिन वो एक बात कहना चाहता हूं कि तिथि में कृष्णमाचार्य ने जो कुछ कहा वो बताता हूं। संविधान बनने की कोशिश काम शुरू हुआ तो कृष्णमाचार्य जी ने कहा, संविधान निर्माण करने वाली चुनिंदा 7 सदस्यों की कमेटी से एक सदस्य ने त्याग पत्र दे दिया, एक सदस्य का देहांत हो गया, एक अमेरिका चला गया, एक सदस्य रियासतों के कार्य में व्यस्त रहा, 1-2 सदस्य दिल्ली से दूर रहते थे, उनको स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे उपस्थित नहीं रहे। परिणाम यह हुआ संविधान निर्माण करने का पूरा भार अकेले डॉक्टर बाबा साहब। तो उन्होंने कहा था, एक मजाक में उन्होंने एक बार कह दिया, रामायण बनाना था तो इन्होंने वाल्मीकि को बुलाया, जब महाभारत बनाना था तो वेद व्यास को बुलाया, जब संविधान बनाया था तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को बुलाया। यह बात उन्होंने कही थी। आज डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, सर बहुत सारे मसले यहां आए हैं, लेकिन एक ही बात बताता चाहता हूं, संविधान की अच्छाई, अच्छा या बुरा, उसकी अच्छाई या बुराई उसका व्यवहार करने वालों पर अवलंबित होगी। ये बाबा साहब ने कहा, व्यवहार की बात आ रही। हम संविधान को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से उसका अर्थ या अनर्थ ढूंढते हैं। सेक्युलर वर्ड पे हो गया था, सेक्युलर वर्ड पे मुझे कमाल लगती है लोगों की। हमारे गृह मंत्री जी ने कहा पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष होता है। मुझे नहीं समझ में आया। हम पैदा होते ही इस देश में जात लिखते हैं, फिर लिखते हैं धर्म, हर चीज को धर्म है। अंग्रेजी में तो कहते हैं कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लावर, फ्रेग्रेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लावर, तो प्रॉपर्टी इज व्हाट, धर्म है उसका, सुगंध उसका धर्म है, रंग उसका धर्म है। धर्म की व्याख्या क्या करोगे, आचरण पर करोगे ना। हमने तो नहीं कहा, हमारे बाला साहब ने तो यही नहीं कहा। बाला साहब ने तो हमें ऐसा कहा कि धर्म क्या, मुझे नहीं चाहिए मंदिर में घंटा बजाने वाला हिंदू, इस देश पे आक्रमण करने वाले को बजाने वाला हिंदू मुझे चाहिए, वो हिंदुस्तान का होगा। ये कहने वाले हम लोग हैं, ये संस्कार से हमें जात नहीं मानी सर। हालांकि हमारे पासवान साहब ने जो शुरुआत की थी तो बताया जाति निर्मूलन की बात की, तो जात इसी से होते ही झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब तो आरक्षण के लिए हर एक जन पीछे पड़ा है, मेरे जात का इस आरक्षण में करो। एक ही शख्स इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ जिसने मंडल आयोग को विरोध किया, वो थे बाला साहब ठाकरे जी। क्यों किया पता है?
उन्होंने कहा कि जाति की दीवारें तोड़ना चाहते हो ना, क्या कर रहे हो आप? जितनी जाति की आरक्षण करोगे उतनी दीवारें दृढ़ हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। आज हम जाति जाति पे झगड़े लग रहे हैं, मजहब पे तो लगते ही हैं, जाति पे भी झगड़े लग रहे हैं सर। और यही बात बाला साहब जी ने कही थी और इसलिए मंडल आयोग को विरोध किया था। आज बहुत लोगों को बुरा लगेगा। अब आरक्षण की बात जब आ रही ना, अब तो हमारे वेंकैया नायडू साहब ने भी कहा कि वो अंबेडकर जी ने, अपने आठवले जी ने कहा 100% आरक्षण कर दो। क्या होगा देश का? हम एक दूसरे की तरफ जांच से देखते हैं, हमने बचपन में कभी नहीं देखा सर। ये संस्कार नहीं हुआ हमारे पास। और इसलिए सर बोलने तो दो, अभी तो शुरू हुआ है। लोग तो एक घंटा बात करते रहे, पॉलिटिकल बात करते। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, सोशल बात कर रहा हूं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, फ्रैटर्निटी, ये जो बात उन्होंने की, क्या हमने समानता लाई है? क्या समानता देश में है? आज भी हम जाति पे बिखरे हुए हैं, आज भी हमारे लोग पिछड़े हुए हैं। और इसलिए सर सभापति महोदय, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि जब भाषा की बात आई, लोगों ने इस देश की भाषावार प्रांत रचना हुई, हम भी मुझे वो अच्छा लगा। सतपति जी बोल रहे थे उड़िया भाषा होनी चाहिए, आप बोल रहे थे तमिल भाषा होनी चाहिए, तो हम भी तो मराठी भाषा के लिए लड़ रहे हैं। हमें तो इतने सालों से संकुचित किया कर कहा जाता है। मातृभाषा के लड़ रहे, राज्य की भाषा के लड़ रहे, लेकिन देश के लिए एक संवाद की भाषा हो, यह विचार बाबा साहब ने अलग से किया था। मैं बाबा साहब का एक कोट आपके लिए पढ़ता हूं। उन्होंने ग्राम पंचायत को राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा। अंबेडकर ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को अंगीकृत किया, परंतु किसी राज्य की भाषा को वहां की राजभाषा बनाए जाने का उन्होंने सशक्त विरोध किया। उनके अनुसार भाषाई राज्यों का गठन हो, किंतु सभी राज्यों की राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज हिंदी भाषा में हो। ये बाबा साहब ने कहा। अब ये बताओ, हम तो ऐसे कि उदार मतवादी हैं, हम मराठी भाषा का आग्रह जरूर करते हैं, मातृभाषा का आग्रह करते हैं। प्रेसिडेंट की त्रिभाषा सूत्री है, वो कहती है त्रिभाषा सूत्री, जिस राज्य में आप पब्लिक सेक्टर हो तो वहां अपनी राज्य की भाषा पहले, तमिल पहले आएगा, फिर हिंदी आएगा, फिर अंग्रेजी आएगी। महाराष्ट्र में तो मराठी पहले आएगी, हिंदी आएगी, अंग्रेजी। गुजरात में तो गुजराती पहले आएगी। लेकिन वो भी अनुकरण नहीं होता है, ये सच्चाई है, वो होना चाहिए। हम महाराष्ट्र में देखते हैं, अभी भी हमने वेदर ब्यूरो डिपार्टमेंट है, वो अभी शुरू कर दिया, मराठी भाषा हटा दी, उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भी शुरू कर दिया। तब लोगों को लगता है कि ये जुल्म हो रहा है, सरकार को उसके ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि राज्य की भाषा का भी सम्मान होना चाहिए। ये उनकी भी मन में था। आरक्षण के बारे में उन्होंने कहा था, अंबेडकर ने भी स्वीकार किया कि आरक्षण गलत चीज है, किंतु भारत की परिस्थितियों के में सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक भी है। उनका मानना था कि हिंदुस्तान की गरीबी जातिगत है, अतः अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की सुविधा देना आवश्यक है। लेकिन मन से नहीं चाहते थे कि रहे, और उसके लिए उन्होंने वहां भी विरोध किया था। सभापति महोदय, आखिरी में मैं जानता हूं आप बेल बजाने के पहले ही मैं बता देता हूं, जब वो मुस्लिम लीग नहीं आई ना, तब उन्होंने कहा था, भले ही आज मुस्लिम लीग हिंदुस्तान के टुकड़े करने के लिए आंदोलन चला रही है, फिर भी एक ऐसा दिन भी उदय होगा जब वही महसूस करेंगे कि अखंड हिंदुस्तान ही हम सब के लिए हितकर है। उन्होंने कहा, वासनाधिकार शासनाधिकार सौंपाना सरल बात है, मगर समझदारी देना कठिन बात है। मुस्लिम लीग को समझदारी नहीं दे पाए, ये उनका दर्द था। और सभापति महोदय, आज हमारी सरकार भी, उन्होंने कहा सर, अभी एक आखिरी 2-3 मिनट में खत्म, इसलिए तो मैं लिया, आखिरी पन्ना हाथ में लिया, पढ़ो, एक हो जाओ और संघर्ष करो। और संघर्ष करने की बात जब करती है तो सभापति महोदय, आज भी हमारे पददलित भाई संघर्ष कर रहे हैं, न्याय के लिए कर रहे, कभी प्रमोशन के लिए मांग रहे। इसके ऊपर एक अलग बहस होनी चाहिए, क्या करना है आरक्षण का। जाति जाति, हम गांव में जाते हैं, मुझे रोजाना एक SMS ईमेल आता है, हम धनगर हैं, उसका स्पेलिंग बराबर नहीं लिखा, इसके लिए हमें पिछड़ी जाति में नहीं लिया जा रहा है। आप केंद्र में हो, पार्लियामेंट में हो, हमारे धनगर जाति का आरक्षण ले लो। अब 50% आरक्षण पूरा हुआ, करे क्या, कहां से दे दे, या तो किसी का कम करना पड़ेगा, तो भी बुरा लगेगा। इसलिए सभापति महोदय, हमने जनधन योजना की जब बात की
तो पब्लिक सेक्टर ने बैंकों ने की ना भैया, कि प्राइवेट बैंकों ने की। मैं सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहता हूं। मेरी सरकार से प्रार्थना है, पब्लिक सेक्टर मर रहे हैं ना, उसको मरना नहीं देना। अगर पब्लिक सेक्टर मर गए तो ध्यान में रखना, इस देश में जो प्राइवेट सेक्टर आए वो धंधा करके भाग जाएंगे। तुम्हारे सामने नोकिया ने मद्रास में क्या किया, आप क्या तमिलनाडु में किया ना, नोकिया बंद हुई, 5000 लोग बेकार हुए। क्या कर सके हम? लेबर लॉज है, जिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने लेबर लॉज लाई, एम्प्लॉयड एक्सचेंज एक्ट लाया, कहां है एम्प्लॉयड एक्सचेंज एक्ट? कहां है लेबर के कायदा? कैसी नौकर भर्ती हो रही है पता है? एम्प्लॉयड एक्सचेंज एक्ट को कुछ मालूम है? प्राइवेटाइजेशन, बस जो भी चाहे मन में आए, पता नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर, अब मैं कहता हूं 2 प्रॉब्लम कह के मैं समाप्त करूंगा। चुनावी, हमारे चुनाव में हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सभापति महोदय, नाम मतदाता का नाम कैसे आता है? हमने चुनाव में देखा, मुंबई शहर में कुछ लोग फुटपाथ पे रहते, अब पता नहीं कहां से आए, बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए, नेपाल से आए, वो वहां रहते। संविधान करता हर एक को मतदान करने का अधिकार है। बाबा साहब ने बड़ी बातें, हमें बहुत कुछ ये हमारे लिए बड़ा दान दिया, मतदान। रईस हो गरीब हो, हर एक को एक मतदान दिया। अब वो कौन है पता नहीं है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस निकाली, कहा कि उस फुटपाथ पे जो रहता है ना, तो कोई एक अधिकारी को बोला कि जाकर देख लो रोजाना कितना क्या रहते हैं। वो गया, देखा आज है, क्या नाम है आपका? राम यादव, ठीक है, आज रहता है। अपने मतदान के उसमें आ जाता है, इलेक्शन लिस्ट उसमें वोटर्स लिस्ट में उसका नाम आता है। सभापति महोदय, ये गलत काम हो रहा है। सभापति महोदय, कानूनन संविधान को लेकर हमारी सीमावर्ती कर्नाटक महाराष्ट्र की बॉर्डर के लिए 56 बरस कॉन्स्टिट्यूशनल वे से लड़ रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। 56 बरस लड़ रहे हैं, न्यायपालिका आज भी उसके ऊपर निर्णय नहीं देती है। कैसे होगा? ये सारी चीजों को भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और आखिर में सभापति कहता हूं, किसानों के बारे में हम एमएसपी घोषित करते, मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलती, सब आत्महत्या कर रहे हैं। और ये सारी चीजों को संविधान की जब चर्चा करते हैं, तो जिस संविधान किस लिए बना? इंसानों के लिए बना, इस भारत के नागरिकों के लिए बना। वो भारत का नागरिक अगर जीवित रहना है, हम तो प्रतिबद्ध हैं संविधान से, लेकिन संविधान के लोग जो इसको इस्तेमाल करने वाले, वो भी जनता के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। इतनी अपेक्षा करता हूं आपसे। आपने मुझे समय दिया, अवसर दिया, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।